नाज़रीन, अगला एक हफ्ता जो है वो मिडिल ईस्ट के मुस्तकबिल के हवाले से बहुत ही क्रूशल होने जा रहा है। एक तो आप देखिए कि गल्फ समिट होने जा रहा है, जिसमें अब रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप तो शरीक हो रहे हैं। ट्रंप के साथ जो है इलोन मस्क शरीक होंगे, और इलोन मस्क के साथ जो है वो मार्क जकरबर्ग शरीक होंगे, और उसके अलावा गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई वो शरीक हो सकते हैं, और अमेजॉन के जो सीईओ हैं जेफ बेजोस वो भी शरीक हो सकते हैं, और दीगर बिलियनर्स हैं वो इसके अंदर शरीक होने जा रहे हैं। यानी ये बहुत ही अहमियत का हामिल बड़ा क्रूशल लेवल का ये समिट होने जा रहा है। आप यूं समझिए कि मिडिल ईस्ट के जो फैसले हैं वो इस समिट में होने जा रहे हैं, और इसलिए ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आज सऊदी अरेबिया पहुंचे, क्योंकि ईरान को भी पूरी तरह से ऑन बोर्ड लिया जा रहा है, क्योंकि इसमें जो फैसले मिडिल ईस्ट के हवाले से हो रहे हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी बात अब सामने आ रही है कि ट्रंप जो है वो फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने जा रहे हैं, इस समिट में वो अनाउंस करेंगे। अब ये खबर सामने आ रही है, और इसके ऊपर मजीद तबसरे भी हो रहे हैं, मजीद कंफर्मेशंस भी हासिल की जा रही हैं। अमेरिकी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, मिडिल ईस्ट का मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, इजराइल का मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि ये चीज जो है वो होने जा रही है। तो देखिए ये कितना बड़ा वाकया होने जा रहा है। मैं 4 हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं, जरा देखिए। इजरायली मीडिया, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी that Trump will announce a comprehensive solution to the Gaza issue by the end of this week. गजा का comprehensive solution जो है वो ट्रंप अनाउंस करने जा रहे हैं, और कब अनाउंस करने जा रहे हैं? जब वो मौजूद होंगे मिडिल ईस्ट के अंदर। अच्छा, मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद होकर वो गजा के हवाले से ये तो अनाउंस करने नहीं जा रहे हैं कि गजा पर इजराइल कब्जा कर ले, ये तो वो ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं, जिसमें उनको शिकस्त हो चुकी है। ट्रंप की जानिब से बकायदा ग्रीन लाइट दी गई थी कि जितना मर्जी जुल्म करना है कर लो, गजा के ऊपर जल्द से जल्द कब्जा करो, लेकिन टाइम जो है वो लिमिटेड था। तो अब यहां पर यह अनाउंसमेंट तो नहीं होने वाली कि गजा पर कब्जा कर लो। तो कंप्रिहेंसिव सॉल्यूशन जो अरब प्लान है, रिकंस्ट्रक्शन फलस्तीनी रियासत, उसकी अनाउंसमेंट आने वाली है, इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा एक और मीडिया देखिए, विल ट्रंप रिकॉग्नाइज अ पैलेस्टीनियन स्टेट, यानी तज्जिए हो रहे हैं, तबसरे हो रहे हैं, आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। यानी सबसे बड़ी डिबेट इस वक्त ये बन गई है, क्योंकि अगर ये अनाउंस हो जाता है तो सारी चीजें ही बदल जाएंगी। रूमर्स ऑफ यूएस रिकॉग्निशन ऑफ अ पैलेस्टीनियन स्टेट, अनाउंसमेंट ऑफ अ पैलेस्टीनियन स्टेट इज अमंग द मोस्ट वाइडली डिस्कस्ड पॉसिबिलिटीज। सबसे ज्यादा बात जो डिस्कस हो रही है वो ये कि फलस्तीन रियासत क्या रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं ट्रंप। इसके अलावा एक और इजरायली मीडिया की हेडलाइन देखिए, ट्रंप वांट्स अ न्यू मिडिल ईस्ट एंड फील्स दैट नेतन्याहू स्टैंड्स इन हिज वे। हमने 2012 की एक हेडलाइन आपके सामने रखी थी फॉरेन पॉलिसी की, कि अमेरिका के अंदर यह थॉट प्रोसेस है कि अमेरिका को तैयारी करनी चाहिए पोस्ट इजराइल मिडिल ईस्ट की, यानी इजराइल उनके की एलाय के तौर पर यहां मौजूद नहीं होगा, उस मिडिल ईस्ट की तैयारी जो है वो करनी चाहिए। यह 2012 की एक हेडलाइन आपके सामने रखी थी। तो इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप एक नया मिडिल ईस्ट चाहता है, और नेतन्याहू जो है वो उस नए मिडिल ईस्ट के अंदर रुकावट बन रहा है। देखिए, हम उस ब्रॉडर यूएस स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट कोई अमेरिका की जागीर तो नहीं है। अभी आप देखिए कि 60s से पहले पहले यहां पर यूरोपियंस का इन्फ्लुएंस था, ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस था। तो ये तो 60s के बाद, खासकर जो स्विस वॉर हुई है, स्विस क्राइसिस के बाद अमेरिका का यहां पर इन्फ्लुएंस जो वो बढ़ा है। तो ये अमेरिका का कोई अजल से अब तक तो ये जागीर तो कोई नहीं है, एक टाइम फ्रेम था जिसमें उनका इन्फ्लुएंस यहां पर बना। तो अब ये जो इन्फ्लुएंस है उनका और उनके ये जो यहां पर रिलेशंस है वो डिस्टर्ब होने जा रहे हैं, क्योंकि अल्टरनेटिव मौजूद है, क्योंकि चाइना आगे बढ़ रहा है। अब जॉर्डन में चले जाएं, आप इराक में चले जाएं, आप कहीं और चले जाएं, आपको रोड्स कौन बना रहा है? चाइना बना रहा है। एयरपोर्ट्स के ऊपर आपको कौन नजर आएगा? चाइना नजर आएगा। यानी हर जगह तो चाइना है, और एमबीएस कह रहा है कि चाइना के बगैर नहीं रहा जा सकता, अमेरिका के बगैर जब रहा जा सकता है। तो ये वो आखिरी अब घड़ी है कि अगर अमेरिका अब भी रियलाइज नहीं करता कि हालात कितने तब्दील हो रहे हैं, तो उसके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। तो इसलिए वो जो ब्रॉड स्ट्रेटजी है, और ब्रॉड स्ट्रेटजी क्या है कि मिडिल ईस्ट में मामलात को रोका जाए और फोकस किया जाए चाइना के ऊपर। ये बुनियादी स्ट्रेटजी है। देखिए, मिडिल ईस्ट के अंदर जितना अमेरिका जो है वो इंगेज होगा, उतना अमेरिका को और नुकसान है, क्योंकि चाइना का राइज और बढ़ता चला जाएगा। तो ब्रॉड स्ट्रेटजी ये है कि मिडिल ईस्ट का मामला हल किया जाए। अच्छा, नेतन्याहू ने कहा कि मिडिल ईस्ट का मामला ऐसे हल होगा कि हम यहां पर गजा के ऊपर कब्जा कर लें। तो ट्रंप ने कहा ओके, कोई मसला नहीं, जाओ गजा के ऊपर कब्जा कर लो। तो वो गजा पर कब्जा नहीं हो सका है, और ना ही वो कोई सोल्यूशन था। वो तो बस ये था कि थ्रू मिलिट्री पावर जो है फिलहाल मामले को बस कंट्रोल कर लिया जाए।
कि जंग जो है वो फिलहाल यहीं पर रोक ली जाए गजा पर कब्जे के बाद, तो वो मामला वैसे हल नहीं हुआ, ठीक है, जिस तरह नेतन्याहू। तो अब नेतन्याहू तो मजीद जंग चाहता है और इसको आगे लंबा लेकर चलना चाहता है, लेकिन ट्रंप अब अफोर्ड नहीं कर सकता है। और यह भी सामने नजर आ रहा है कि इसमें कोई फतह भी इजराइल को हासिल होने वाले। खुद इजरायली जो है वो नेतन्याहू के खिलाफ किस तरह से मुजाहरे कर रहे हैं और इसे इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे रहे हैं। तो इसलिए टाइम जो है ना वो खत्म हो रहा है। और अगर हम माजी में देखें कि इजराइल इतना ताकतवर और अमेरिका साथ खड़ा है, तो उसमें यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि अच्छा वाकईतन इजराइल को शिकस्त होने जा रही है, अच्छा वाकईतन अमेरिका पीछे हटने जा रहा है। तो अभी इसी वीक में आपके सामने कंक्रीट सबूत जो है वो यमन की सूरत में सामने आया, अमेरिका पीछे हट गया, यमन अभी भी इजराइल के ऊपर अटैक कर रहा है, ठीक है। तो ये एक चीज है। और आप यमन के हमलों का जरा इंपैक्ट देखिए, किस तरह से फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। इटली से ये स्टेटमेंट आई है, इटली ने अपनी तमाम फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। इससे पहले अनाउंसमेंट आई, लेकिन अब जो नई अनाउंसमेंट सामने आई है कि तमाम फ्लाइट्स जो इटली के तमाम एयरलाइंस हैं उन्होंने अपनी फ्लाइट जो इजराइल के लिए कैंसिल कर दी हैं। मैं कुछ हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ ममालिक जो है वो अपनी फ्लाइट्स 1 हफ्ते या 10 दिनों के लिए कैंसिल कर रहे हैं। तो शायद दरमियान में कहीं बात चल रही है कि भाई एक हफ्ते 10 दिनों के अंदर यहां पर जो है वो सीज फायर हो जाएगा। एयरलाइंस एक्सटेंड कैंसिलेशन ऑफ तल अवीव राउट्स आफ्टर हुती अटैक ऑन एयरपोर्ट, टाइम्स ऑफ इजराइल। The Italian airline decide to cancel all its flights to Israel until the 19th of this month, or cancellation of thousands of additional tickets. The giant company Wizz Air, और आपको पता है ये Wizz Air कौन सी है, किस मुल्क की एयरलाइन है? हंगरी की, जहां पर नेतन्याहू को बुलाया गया था और जिसने वो आलमी अदालत से निकल गया था, ये वही हंगरी है। उसकी एयरलाइन ने फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं और थाउजेंड्स ऑफ जो टिकट्स ऑलरेडी हुई थी वो भी कैंसिल हो गई हैं। अनाउंस द कैंसिलेशन ऑफ इट्स फ्लाइट्स एंड फ्रॉम इजराइल अंटिल नेक्स्ट वेडनेसडे। इजराइल का जो बड़ा लीडर है, बड़ा पॉलिटिशियन है, उसकी जरा एक स्टेटमेंट देखिए। द एस्केप ऑफ मिलियंस ऑफ इजरायलीज टू शेल्टर्स आफ्टर अ ईयर एंड 7 months ऑफ वॉर इज अनबिलीवेबल। ये इजरायली बड़ा ऑपोजिशन लीडर है, कह रहा है कि 1 साल और 7 महीनों की इस जंग के बावजूद आज भी इजरायली जो है वो मिलियंस की तादाद के अंदर शेल्टर्स की तरफ भाग रहे हैं। ये अनबिलीवेबल है देख करके हमने इसमें अचीवमेंट क्या हासिल की है कि 19 महीनों के बाद हम इस जगह के ऊपर खड़े हैं कि आज भी इजरायली मिलियंस की तादाद में शेल्टर्स की तरफ भाग रहे हैं। तो अचीवमेंट हमारी क्या है? सिक्योरिटी और सेफ्टी इजराइल के लिए क्या है? यानी हुती मौजूद है, हमले कर रहे हैं और इजरायली शेल्टर्स की तरफ भाग रहे हैं। वीडियो सामने आ रही है कैसे भगदड़ मची हुई है, बीचेस से भागकर, बीचेस के ऊपर जो पड़े हुए थे वहां से भागकर जनाब, तो एक पूरा पैनिक जो है वो। अच्छा, ये सूरत हाल होगी। इसके साथ जो है वो अरब समिट जो है वो होने जा रहा है बगदाद के अंदर। अच्छा, 2 समिट होने जा रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बताया ना अगले हफ्ता 10 दिन ये बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो गल्फ समिट होगा ना, यानी ये जो खलीजी रियासतें हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर और ये बहरीन, यानी ये खलीजी रियासतें, ये इनका समिट होने जा रहा है। तो इसमें सारे अरब शामिल नहीं है, इसमें जॉर्डन शामिल नहीं है, इसमें इजिप्ट शामिल नहीं है, इसमें इराक और बाकी अरब रियासतें जो हैं उनके लीडरान नहीं बुलाए गए, सिर्फ खलीजी रियासतों। तो ये खलीजी समिट होने जा रहा है। 13 को ये समिट होगा, 17 को बगदाद के अंदर अरब समिट होने जा रहा है, यानी तमाम अरब लीडरशिप को बगदाद में बुलाया जा रहा है। तो जो इस ट्रंप के दौरे से जो आउटपुट सामने आएगी उसको फिर डिस्कस किया जाएगा हतमी तौर पर इस बगदाद समिट के अंदर, और इसके लिए भरपूर तैयारियां बगदाद के अंदर भी जारी हैं। बगदाद ऑन हाई अलर्ट अहेड ऑफ क्रूशल अरब समिट। अपकमिंग अरब समिट इन बगदाद पॉइज्ड फॉर सिग्निफिकेंट आउटकम्स, इराकी प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, तो ये सूरत हाल हो गई, यानी कि गल्फ समिट कितना बड़ा कि ट्रंप, इलोन मस्क और मार्क जकरबर्ग और बड़े लोग वहां पर जो है वो शरीक होने जा रहे हैं, फलस्तीनी रियासत और गजा का सीज फायर। और फिर आप नोट करें कि आज का दिन साथ इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आज है वो ईरान और टॉक्स होने जा रही हैं अमेरिका की ओमान के अंदर। ये 4th राउंड होने जा रहा है और इसमें काफी ज्यादा ऑप्टिमिज्म है कि आज शायद कोई एग्रीमेंट जो है वो अनाउंस हो जाए। अच्छा, यहां पर वो पूरी कोशिशें भी की जा रही हैं यहां पर सारा बिगाड़ पैदा करने की, इस सारी सूरत हाल को बिगाड़ने की। मिसाल के तौर पे अभी आप देखिए इस वक्त अहमद अल शरा जो है वो कुवैत पहुंचे हैं, बड़ा अच्छा उनका दौरा हुआ है और ये फ्रांस से होते हुए कुवैत आए हैं। और दमिश्क में इस वक्त इंटेंस फ्लाइट्स ऑफ इजरायली ड्रोन जो है वो देखी जा रही हैं,
इंटेंस फ्लाइट्स ऑफ इजरायली ड्रोन्स ओवर दमास्कस, यानी कि एक पूरा कभी लेबनान, कभी शाम, कभी हुतीज। जैसे अभी रिपोर्ट सामने आई कि हुतीज के ऊपर बड़ा हमला करने की तैयारी। भाई कौन सा बड़ा हमला? अभी दमिश्क में ये वाली सूरत हाल है कि इंटेंस फ्लाइट जब इजरायली ड्रोन्स की देखी जा रही हैं, तो बिगाड़ पैदा करने की भी पूरी कोशिश जो है यहां पर की जा रही है। तो आज जो ईरान की टॉक्स होने जा रही हैं, क्या वो कामयाब होती हैं? अगर वो कामयाब होती हैं तो कितनी बड़ी ये बात होने जा रही है। और इसमें जो स्टिकिंग पॉइंट है ना, जो मेन रुकावट है, वो ये है कि ईरान इस बात के ऊपर एग्री नहीं है, इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो अपनी जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं, यानी यूरेनियम को इनरिच करने की जो कैपेबिलिटी है, उसको खत्म कर दे। ये अमेरिका की डिमांड है और ईरान इसको मानने के लिए तैयार नहीं। उसकी वजह यह है कि अगर ईरान इसको खत्म कर देता है तो फिर अगर ईरान के ऊपर हमला हो गया तो वो फौरी न्यूक्लियर नहीं बना सकेगा। यहां पर क्या होगा कि उसके पास कैपेबिलिटी मौजूद रहेगी, उसकी जो यूरेनियम की इनरिचमेंट का लेवल है वो 3 से 4% होगा और इसकी मॉनिटरिंग की जाती रहेगी। अच्छा, अगर हमला होता है तो वो इसको 60% से ज्यादा ले जाएगा और वेपन बना लेगा। अगर उसके बाद ये कैपेबिलिटी नहीं होगी तो फिर वो फौरी तौर पर वेपन डेवलप नहीं कर सकता है। तो ईरान इस सिक्योरिटी को देने के लिए तैयार नहीं है कि वो इस चीज को दे के भाई ठीक है कि अमेरिका के ऊपर एतमाद करते हुए या अमेरिका से डील तक पहुंचने के लिए तो वो इसको माने। तो क्या अमेरिका इस बात से पीछे हट जाएगा कि ठीक है वो ईरान के पास ये कैपेबिलिटी रहने देगा? अच्छा, फिर सवाल वही है, अगर नहीं मानेगा तो फिर क्या करेगा? भाई जंग तो उसकी तो पूरी एस्टिमेशन अमेरिका ने कर ली ना, वो तो मामला नहीं बना, बल्कि अब तो 3 बॉम्बर जो है वो वापस भी चले गए हैं। तो अगर नहीं मानेगा तो फिर उसके पास ऑप्शन क्या है? फिर क्या ईरान के साथ जंग की तरफ जाएगा? ठीक है, तो ये आज बड़ा क्रूशल दिन होने जा रहा है। अगर ये टॉक्स कामयाब हो जाती हैं तो बहुत इसका इंपैक्ट होगा और फिर यकीनी हो जाएगा गजा का सीज़फायर। और जिस दिन गजा का सीज़फायर होगा वो बहुत बड़ा दिन होगा, हिस्टोरिक डे होगा और इजराइल की जिल्लत में शिकस्त का वो दिन होगा। और इसी दरमियान जब इमाम खामनाई की जो स्टेटमेंट जारी हुई है, सैयद खामनाई कॉल्स फॉर ग्लोबल स्टैंड इन सपोर्ट ऑफ गाजा। ग्लोबल स्टैंड की इस वक्त जो है वो जरूरत है। अच्छा, इसी दरमियान आप देखिए कि जो ग्लोबल सतह के ऊपर जो इकदामात हो रहे हैं वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने के लिए, बहुत सारी डेवलपमेंट्स है जो हो रही हैं। मिसाल के तौर पे रशिया ने अभी अनाउंसमेंट जारी की है कि वो लार्ज स्केल लेवल के ऊपर जो है वो कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस डेवलप कर रहा है। लार्ज स्केल लेवल के ऊपर, 1-2 कंट्रीज के साथ नहीं। रशिया इज एक्टिवली वर्किंग टू डेवलप इट्स रिलेशंस विद अ लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज एंड विल कंटिन्यू टू डू सो। जब यूक्रेन की जंग का आगाज हुआ था तो उस वक्त बुनियादी जो वेस्ट का एजेंडा था कि रशिया को मुकम्मल आइसोलेट करना है, लेकिन आज आप देखिए आइसोलेट कौन हो चुका है, शिकस्त किसको हुई है। अभी बर्किनो फासो के जो प्रेसिडेंट हैं वो पहुंचे हुए हैं रशिया में, यानी प्रेसिडेंट सीसी पहुंचे, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट पहुंचे, 10 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई, ब्राजील के प्रेसिडेंट पहुंचे, बहुत सारे ममालिक के डेलीगेशंस पहुंचे, फौजी दस्ते पहुंचे, चाइना का फौजी दस्ता जो शरीक हुआ, चाइना के सदर वहां पर शरीक हुए। अभी बर्किनो फासो के प्रेसिडेंट, बहुत अहमियत, ये अफ्रीका का मुल्क है और जो कू बेल्ट है यानी कॉन्गो और ऊपर है अल्जीरिया, नीचे ये सारा कू बेल्ट है। कॉन्गो में आपको याद होगा कि वहां पर अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है, मिनरल्स चाहिए उनको, ठीक है। और ट्रंप ने अपने समधी को भेजा कॉन्गो के अंदर कि वहां पर जाकर बातचीत करें, तो बातचीत हो गई। कॉन्गो ने कहा ठीक है हम मिनरल्स देने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर मसला दरपेश आया कि वहां पर तो जंग जारी है, साथ रवांडा और बाकी वो वहां पर जंगें हो रही हैं, सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं है, तो मिनरल्स निकाल के कौन लाएगा। फिर कतर के अंदर एक मीटिंग हुई, आपको याद होगा, उसमें रवांडा, उसमें फ्रांस, उसमें कॉन्गो, उसमें ये सारे ममालिक, इनके नुमाइंदे जो वहां पर बुलाए गए कि अच्छा जी अमन होना चाहिए, अमन जो है वो बहुत अच्छी चीज होती है, तो आप भी अमन कर लें। तो उन्हीं ममालिक में से, यानी यहां पर रशिया और चाइना की प्रेजेंस बढ़ती चली जा रही है। तो जहां जहां पर कहीं अमेरिकी इंटरेस्ट है वहां पर चाइना और रशिया मौजूद है। अच्छा, अब अगली बात इसके साथ आप सुनिए, कैसी अजीबोगरीब बात है। जो म्यांमार है जहां पर एक जंग जारी है, यह हेडलाइन देखिए, म्यांमार जनता चीफ मीट्स चाइनाज प्रेसिडेंट शी फॉर फर्स्ट टाइम। पहली बार यह मुलाकात हुई है और यह मिलिट्री जनता का चीफ है। अच्छा, अब जरूरत क्या पड़ी भाई, चाइना के प्रेसिडेंट जो है वो अब इनके साथ क्यों मिल रहे हैं? उसकी वजह यह है कि म्यांमार एक ऐसा मुल्क है जिसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है और इसके साथ साथ मिनरल्स के हवाले से इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। यानी कि कुछ ऐसे मिनरल्स हैं
जो सिर्फ और सिर्फ म्यांमार के अंदर पाए जाते हैं। चाइना के अंदर 90% पाए जाते हैं, चाइना के बाद फिर वियतनाम के अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं, उसके बाद म्यांमार जो है वो उसकी बहुत अहमियत है। और बताया जाता है कि दुनिया का एक मिनरल ऐसा है जिसकी सिर्फ एक ही चट्टान है, यानी उसका पहाड़ सिर्फ एक ही है, और वो पहाड़ सिर्फ और सिर्फ म्यांमार के अंदर पाया जाता है। यानी जो उसकी होता है ना कि एक्सक्लूसिविटी, यानी एक्सक्लूसिविटी इतनी ज्यादा है मिनरल्स की कि चाइना तो खुद 90% ओन करता है। और बाकी ये जो म्यांमार है, वियतनाम है, यहां पर किसका इन्फ्लुएंस है? वियतनाम में अभी चाइना के प्रेसिडेंट होकर आए, और आज म्यांमार के जो चीफ है वहां पर पहुंचे हुए हैं, और कांगो में वहां पर भी इन्फ्लुएंस। तो आप देखिए, मिनरल्स के बगैर तो आप आगे बढ़ नहीं सकते, आपकी टेक्नोलॉजी बन नहीं सकती। तो मिनरल्स के ऊपर, मिनरल्स सप्लाई के ऊपर किसका कंट्रोल है? चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। देखिए, अगली जो दुनिया है वो मिनरल्स के बगैर आप बढ़ नहीं सकते। जैसे एक वक्त था कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आज भी उनकी अहमियत है। ऑयल की सप्लाई कौन कंट्रोल करता है? अमेरिका। आप ऑयल खरीद नहीं सकते उस खास डॉलर के बगैर, आप दूसरी करेंसी में नहीं खरीद सकते। ऑयल सप्लाई को अमेरिका कंट्रोल करता रहा है, ठीक है। तो अगली दुनिया में मिनरल्स का किरदार है, तो मिनरल्स की सप्लाई कौन कंट्रोल कर रहा है? चाइना कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो ये वो इकदाम। और फिर आप जरा देखिए, एक और बहुत बड़े लेवल की मीटिंग हुई है। चाइना और अमेरिका की पहली मुलाकात तिजारती जंग के बाद इस वक्त स्विट्जरलैंड के अंदर हो रही है, इस वक्त शुरू हो चुकी है, और ये बड़ी हाई लेवल मीटिंग है। और इसकी अहमियत यह है कि ये तिजारती जंग के बाद पहली मुलाकात है जो होने जा रही है, और ये बार बार अमेरिकी रिक्वेस्ट के बाद ये मुलाकात होने जा रही है। इसके अंदर चाइना के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो शरीक हुए हैं, और अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी हैं वो शरीक हो रहे हैं, ठीक है। और ये पहली मुलाकात होगी, और इसमें अमेरिका को सुमकी हुई है, पसपाई हुई है टोटल, दुनिया से टैरिफ वापस लेना पड़े। और चाइना जो है वो, चाइना ने अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं किया। इवन ये भी इनको जो है वो पसपाई और सुबकी उठाना पड़ी है कि 2 से 3 मरतबा अमेरिका ने कहा कि हमारी चाइना के साथ टॉक्स हो रही हैं, हमारी उनके साथ बातचीत हुई है। चाइना ने रद्द कर दिया कि हमारी तो इनसे कोई बात हुई नहीं है, यानी ऐसी भी सुबकी उठाना पड़ी है। और अब ये पहली ऑफिशियल टॉक्स जो है वो होने जा रही हैं, और तिजारती जंग भी वो दरमियान में कहीं रह गई है, यानी कोई कामयाबी अमेरिका को यहां पर हासिल नहीं है। और पहले दिन से हमने आपके सामने रखा, खुद अमेरिकन जो इकोनॉमिस्ट है उनकी बातें आपके सामने रखी कि इनको कोई कामयाबी जो है वो हासिल नहीं होने जा रही है। एक और हेडलाइन देखिए कि यूक्रेन जो है उसकी अहमियत $26 ट्रिलियन और मिनरल्स वहां पर। अच्छा, तो मिनरल डील तो हो गई है अमेरिका की यूक्रेन के साथ, लेकिन ये एक हेडलाइन देखिए, यूक्रेन मिनरल्स डील नो मैच फॉर चाइना सप्लाई ग्रिप, ठीक है। मिनरल्स डील हो गई है, लेकिन जो चाइना सप्लाई कंट्रोल कर रहा है, जो चाइना के पास मिनरल्स मौजूद हैं, उसका कोई मैच ही नहीं है जो यूक्रेन में मिनरल्स हैं। हेलो, रेयर अर्थ मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स जो चाइना के पास मौजूद है, उस कमी को पूरा नहीं कर सकता अमेरिका सिर्फ यूक्रेन के मिनरल्स है। आपको पता नहीं, ये आईफोन, ये सारी कंपनीज अमेरिका की, ये कहां से मिनरल्स लेती हैं? इनके प्लांट्स कहां पर लगे हुए हैं? चाइना में लगे हैं ना। चाइना से ये मिनरल्स लेते हैं, इनके प्लांट्स भी चाइना ही में लगे हुए हैं, चाइना से ये मिनरल्स लेते हैं, उससे ये टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। तो चाइना कह रहा है कि अब हम मिनरल्स नहीं देंगे, अब वो कह रहे हैं कि हम यूक्रेन से लेंगे। तो रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के मिनरल्स भी, उनकी अहमियत तो बहुत है, लेकिन वो मिसाल चाइना को आप माइनस कर दें तो सिर्फ यूक्रेन के मिनरल्स के ऊपर अमेरिका गुजारा नहीं कर सकता है। तो बताइए कि अमेरिकी डोमिनेंस कहां गई? भाई अमेरिका था ना, पूरी दुनिया कंट्रोल कर रहा था। तो ये वो चीजें हैं जो आलमी सतह के ऊपर, यानी कि ग्लोबल ऑर्डर की सतह के ऊपर डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और इसमें आप फिर देखिए कि जो 4 लीडर पहुंचे हैं यूरोप के यूक्रेन में, और उसमें फ्रांस, बर्तानिया, पोलैंड और जर्मन नए जो चांसलर इलेक्ट हुए हैं। अभी उनकी स्टेटमेंट ज्वाइंट जो जारी हुई है उसमें उन्होंने एग्री किया है कि हम 30 दिन की यूक्रेन जंगबंदी के लिए तैयार है। और यूक्रेन की जंग भी बस वो दरमियान में, यानी रशिया उसमें फाते हो चुका है, अमेरिका जंग रुकवाने में नाकाम रहा, यूरोप को समझ नहीं आ रही, कभी फौजें भेजने की बात करता है, कभी सीजफायर की बात करता है, वो बस दरमियान में ही, मतलब रशिया बाकायदा तौर पर फाते होकर उभरा है। और अब ये जंग रुकेगी, मजीद आगे बढ़ेगी, जो भी होगा, लेकिन रशिया फाते हो चुका। अब वो कह रहे हैं कि जनाब, एक तो ये इनके जाने का मकसद क्या था कि जो मॉस्को के अंदर परेड हुई है ना, जो वहां पर ताकत का भरपूर मुजाहरा किया गया, तो ये बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी और जो पोलैंड है, इनकी लीडरशिप पहले ज्वाइंट विजिट में इसलिए यूक्रेन गई कि परेड के जवाब में एक सॉलिडारिटी जो है वो शो करने के लिए।
तो अब वहां पर जाकर ये कह रहे हैं हम 30 दिन के सीजफायर के लिए तैयार हैं। अब क्या रशिया इसके ऊपर तैयार होगा? रशिया की बहुत सारी डिमांड्स हैं, तो वो दरमियान में कहीं मामला। और ये कह रहे हैं मिनरल्स निकालेंगे, पता नहीं कब निकालेंगे, और कॉन्गो से मिनरल्स पता नहीं कब निकलेंगे, और म्यांमार और वियतनाम, वहां पर चाइना आकर बैठ गया है, और पूरे अफ्रीका में और लैटिन अमेरिका में देखिए क्या हो रहा है। लैटिन अमेरिका की नेशंस तो चाइना पहुंच रही हैं। ये आप कहिए कि पिछले 200 साल की ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। 200 साल की हम बात कर रहे हैं कि लैटिन अमेरिका और कैरेबियन जो नेशंस हैं वो चाइना जा रही हैं। हालांकि पिछली जो सेंचुरी गुजरी है वो तो चाइना की ह्यूमिलिएशन की सेंचुरी कही जाती है, गुलामी के दौर कहा जाता है। तो अब चाइना मतलब उसकी आप रीच देखिए, ग्लोबल रीच देखिए, किसी रीजन में से आप चाइना को माइनस नहीं कर सकते। भाई एमबीएस जैसा बंदा बिला वजह तो नहीं कह सकता कि अमेरिका के बगैर रह सकते हैं लेकिन चाइना के बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि हर जगह चाइना मौजूद है। उनकी इन्वेस्टमेंट्स, उनके प्रोडक्ट्स, हर एक चीज है, वो रेल रोड्स वो बना रहे हैं, रोड्स वो बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स वो कर रहे हैं, डैम्स वो बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वो खड़ा कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी वो बना रहे हैं। हर एक चीज में तो वो आगे हैं। और अमेरिका किस चीज में आगे है? सिर्फ नेतन्याहू को जब वो हथियार देने के अंदर, इराक, अफगानिस्तान, इन तमाम जंगों के अंदर जब अमेरिका मसरूफ था उस वक्त चाइना राइज कर रहा था, और अमेरिका जो है वो अपने तकब्बुर के अंदर मुब्तला था कि मतलब हम देखें, जब सोवियत यूनियन टूटा है, आखिरी बात कि उस वक्त किताब लिखी गई, एंड ऑफ हिस्ट्री, एंड ऑफ हिस्ट्री। उसका क्या मतलब था कि भाई अब अमेरिका ही है, बस अमेरिका ही रहेगा। तो ये तकब्बुर था, ना कोई अजल से था ना कोई अब तक रहेगा। तो उस एम्पायर का मुख्तलिफ हवालों से हम खात्मा देख रहे हैं। एम्पायर के खात्मे से मुराद यह नहीं है कि अमेरिका बतौर ताकत खत्म होने जा रहा है। उसका मतलब यह कि जो उसकी मोनोपोली है कि इसराइल को चाहे तो जेनोसाइड की ग्रीन लाइट दे दी, यह नहीं चलने वाला है। सिर्फ एक चौधरी नहीं चलने वाला है, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होगा। बाकी भी ताकतें होंगी, खुद अमेरिका एक बड़ी ताकत के साथ मौजूद होगा, लेकिन सब फैसले उसके नहीं माने जाएंगे। इसराइल की वो बदमाशी नहीं चलेगी। तो ये बुनियादी चीजें हैं, बहुत बड़े फैसले, बहुत बड़े दिन, तारीखी दिन। तो देखना अगले 2 से 3 दिनों में यह है कि क्या गजा का सीजफायर होने जा रहा है, क्या फिलिस्तीनी रियासत रिकॉग्नाइज करने जा रहा है, और क्या ईरान की टॉक्स कामयाब होने जा रही हैं। और अगर अमेरिका रिकॉग्नाइज नहीं करता तो फ्रांस और तो करने जा रहा है, उसके बाद बरतानिया भी शायद करने जा रहा है। तो ऑप्शन क्या बचेगा अमेरिका के पास और मिडिल ईस्ट के ममालिक के पास फिलिस्तीनी रियासत के अलावा? तो ये चीजें हैं, आप राय जरूर आगाह करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।